गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम के पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें लास्ट इक्वेशन क्या डेराइव की थी। लास्ट इक्वेशन थी डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन पीसी की पावर m1 इंटू पीडी की पावर m2 अपॉन पीए की पावर n1 इंटू पीबी की पावर n2। ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने ये कहा था कि इस इक्वेशन का ये वाला जो पोर्शन है वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को या लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। कैसे? देखिए, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल जी इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो डेल जी नोट इक्वल टू क्या आएगा, डेल जी नोट इक्वल टू आएगा माइनस आर टी एल एन पीसी की पावर m1 इंटू पीडी की पावर m2 अपॉन पीए की पावर n1 इंटू पीबी की पावर n2। आरटी को इधर ले आइए तो ln पीसी की पावर m1 इंटू पीडी की पावर m2 अपॉन पीए की पावर n1 इंटू पीबी की पावर n2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल जी नोट अपॉन आरटी। ठीक है, नेचुरल लॉ को इधर ले जाइए, ln को उधर ले जाएंगे तो पीसी की पावर m1 पीडी की पावर m2 अपॉन पीए की पावर n1 इंटू पीबी की पावर n2 इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस डेल जी नोट अपॉन आरटी। ये इक्वेशन मिलती है। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल जी नोट यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी उस रिएक्शन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर वैसे ही गैस कांस्टेंट है, डेल जी नोट यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में ये वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वाली जो टर्म है वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहती है। तो इस कांस्टेंट को हम एक नाम दे देते हैं पीसी m1 इंटू पीडी की पावर m2 अपॉन पीए की पावर n1 इंटू पीबी की पावर n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी। यानी कि ये कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट है। ये किस बात को शो कर रहा है कि प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर और रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये जो है कांस्टेंट है, इसकी जगह एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसे क्या कहेंगे, केपी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को थर्मोडायनेमिक की हेल्प से डेराइव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिला है। अगर हम लोग ये जो रिएक्शन है, हमने रिएक्शन क्या ली थी, हमने ये माना था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, आइडियल गैसेस है, इसलिए मैंने क्या किया, पार्शियल प्रेशर लिया। अगर मान लीजिए रिएक्शन गैसेस है लेकिन जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो क्या, नॉन आइडियल है, तो उस कंडीशन में जो मैं केमिकल पोटेंशियल लूंगी वो क्या आएगा, एक्टिविटी या फुगेसिटी की टर्म में ले लूंगी। ठीक है, तो हमें एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। और अगर रिएक्शन गैसेस नहीं है तो उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेंगे तो उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पर्टिकुलर स्पीसीज का जो केमिकल पोटेंशियल होगा उसको हम कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमें लास्ट में मिलेगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि C की पावर m1 CD की पावर m2 CA की पावर n1 CB की पावर n2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Kc। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन हम ले रहे हैं उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस कंडीशन में है, गैसेस है तो वो आइडियल गैसेस है या नॉन आइडियल गैसेस है, या फिर गैसेस रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर कह सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ को डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ली चटलर प्रिंसिपल की।
ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बताती हूँ। देखिए कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, A प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी। रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगी थोड़ी देर में क्या आएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगी, यानी कभी ना कभी ये क्या आएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रिएक्शन में कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। प्रोग्रेस का मेरा मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्शन कभी भी रुकती नहीं है। रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल रेट से चलती रहती है, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल रेट से चलेगी तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा। कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि रिएक्शन की प्रोग्रेस बंद हो जाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन की कंसंट्रेशन, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज कराएंगे या फिर प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन क्या करेगी, वापस से उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करेगी। अटेन करने की कोशिश करेगी तो इक्विलिब्रियम जो होगा या तो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा या फिर फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो लॉ है वो क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या था, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर उस रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में या रिएक्शन के टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज किया जाता है, तो रिएक्शन चेंज किया जाता है, तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस साइड शिफ्ट हो जाता है जिधर इस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके या फिर इस चेंज को कैंसिल आउट किया जा सके। देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर इसी को अपन कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यदि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा जिधर इस चेंज को क्या मिनिमाइज या कैंसिल आउट किया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे कोई रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 से बन रहा है 2NH3। ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गई। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आने के बाद मैंने क्या किया, इस नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। यहाँ नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट है और NH3 इस रिएक्शन में क्या है, प्रोडक्ट है। मैंने क्या किया, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अब क्या, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस नाइट्रोजन की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को वापस से डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। इक्विलिब्रियम जो होगा वो फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो ज्यादा मात्रा में अमोनिया बनेगा, ज्यादा मात्रा में अमोनिया बनेगा तो Kc का मान क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इस रिएक्टेंट की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, तो ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनता है, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, जैसे अमोनिया की कंसंट्रेशन को मैंने इंक्रीज कर दिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी। कैसे, देखिए कोई भी जो रिएक्शन होती है उसकी रेट जो होती है वो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या कर रहे हो आप, इधर देखिए आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो बैकवर्ड साइड में रिएक्शन शिफ्ट होगी, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में ये जो अमोनिया है ये रिएक्टेंट का काम कर रही है,
तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में ज्यादा होगी और इक्विलिब्रियम बैक साइड में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और केसी का मान क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी अपन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर क्रियाकारक को कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाए, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करो, तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जो होगा वो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और केसी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कुल मिला के ली चैटर्जी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट हो जाता है जिधर इस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके या फिर इस चेंज को कैंसिल आउट किया जा सके। ठीक है, इसे ही मैंने क्या किया, चेंज इन वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम को चेंज करते हो तभी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आता है या फिर कह सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर में चेंज आता है। तो अगर वॉल्यूम को आप अगर वॉल्यूम के सेंस में इसे समझें तो आप वॉल्यूम को इंक्रीज अगर करते हो तो वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, देखिए वॉल्यूम इतना था और वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, इतना कर दिया। ठीक है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज किया तो पर यूनिट एरिया के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो उस साइड शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, या फिर आप वॉल्यूम को जैसे इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पर यूनिट एरिया के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। वॉल्यूम को आपने डिक्रीज किया है तो डिक्रीज किया है तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या बढ़ गई, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो इसे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर इस बढ़े हुए नंबर ऑफ मोल्स की संख्या को कम किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की। सेकंड है चेंज इन टेम्परेचर। यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर हीट का अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, देखिए इस बात को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी। देखिए दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा। पहले एक एग्जांपल लेती हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। N2 + 3H2 से बन रहा है 2NH3 प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस जिस रिएक्शन के दौरान हीट का रिमूवल हो रहा है और हीट रिलीज हो रही है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें मैंने क्या किया, हीट को या टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, मैंने प्रोडक्ट की साइड को फेवर किया। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट की साइड को फेवर किया तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में केसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, ये कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो सीधी बात है इस रिएक्शन में हीट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर हमने हीट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है और हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, यानी हमने किसको फेवर किया, रिएक्टेंट को फेवर किया।
रिएक्टेंट साइड को हम लोग फेवर कर रहे हैं, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी यानी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा यानी कि केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाती है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होती है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और केसी की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर टेम्परेचर को वेरी करने से। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने का किसी भी रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन प्रेशर। नेक्स्ट है चेंज इन प्रेशर। ठीक है, यदि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम किसी रिएक्शन के प्रेशर को चेंज करेंगे, मान लीजिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने किसी रिएक्शन के प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अब देखो ये मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक है, हमने क्या किया, इस पिस्टन को दबा दिया और प्रेशर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स हैं उनकी संख्या क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या हो, कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 से बन रहा है 2NH3। देखिए इस रिएक्शन में मानो मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज करूंगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या हो, कम हो। तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या किधर कम है, इधर, यानी कि ये रिएक्शन प्रेशर को इंक्रीज करने से किधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और केसी का मान क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो केसी का मान इंक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। इस रिएक्शन में अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वही बात, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कम है। तो किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर 1 मोल है और इधर कितने हैं, 2, बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और केसी का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन के लिए अगर हमें ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाना है तो अपने को क्या रखना पड़ेगा, लो प्रेशर रखना पड़ेगा। ठीक है, लो प्रेशर रखेंगे तो केसी क्या हो जाएगी, केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसके अलावा कुछ रिएक्शन जैसे 2HI से बन रहा है H2 प्लस I2। जिन रिएक्शन में प्रोडक्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट
और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट और गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट की संख्या अगर इक्वल होती है तो उन रिएक्शन में कभी भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इन रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को इंक्रीज करो डिक्रीज, इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि जिन रिएक्शन के लिए डेल एन जीरो होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की गैसियस मोल और प्रोडक्ट की गैसियस मोल इक्वल हैं, तो इस तरह की रिएक्शन में प्रेशर का कोई इफेक्ट, इस तरह की रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर प्रेशर को चेंज करने से उस इक्विलिब्रियम पर, या फिर कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है adding an inert gas, adding inert gas। किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अगर रिएक्शन ऐसी कोई रिएक्शन है जिसके लिए डेल एन का मान जीरो है, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था 2HI से H2I2 बन रहा है, इस तरह की जो रिएक्शन है जिसके लिए प्रोडक्ट की गैसियस मोल और रिएक्टेंट की गैसियस मोलों की संख्या जो है वो इक्वल है, तो उस रिएक्शन में अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर डेल एन नोट जीरो है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की गैसियस मोल और रिएक्टेंट की गैसियस मोलों की संख्या इक्वल नहीं है, उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वो इस बात इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा या नहीं होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो इनर्ट गैस ऐड की है वो रिएक्शन में कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड की है या कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड की है। अगर आपने इक्विलिब्रियम की किसी रिएक्शन में कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी तो हालांकि इनर्ट गैस ऐड करने से उस रिएक्शन का टोटल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर है या फिर कह सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनर्ट गैस ऐड की जाती है तो इक्विलिब्रियम किसी भी साइड में शिफ्ट नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने इनर्ट गैस ऐड की तो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कांस्टेंट प्रेशर, उस रिएक्शन का प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो पर यूनिट एरिया के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, या फिर कह सकते हैं जिधर वॉल्यूम क्या हो, डिक्रीज हो। ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ता है इनर्ट गैस का। अब बात करते हैं किसी भी रिएक्शन की, यानी ली-चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन की। फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये होता है कि उस रिएक्शन को ऐसी कंडीशन पे करवाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बने, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बने, तो वो जो सिचुएशंस होती हैं वो उस रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई रिएक्शन है N2+3H2 से बन रहा है 2NH3, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर को क्या करोगे
टेम्परेचर को डिक्रीज यानी कि लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को लो रखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि बैक अपन देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड में हीट है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आप प्रोडक्ट साइड को फेवर करोगे, जिससे बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कम है, यानी रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इसी तरह से अदर एग्जांपल जैसे PCl3 से बन रहा है PCl2 प्लस PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और लो प्रेशर रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा करोगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए इस रिएक्शन के दौरान अपने को प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे HI से बन रहा है H2 प्लस I2, ये जो रिएक्शन है इसमें सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, यानी हाई टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, और प्रेशर का इस रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के हम ली चैटलर प्रिंसिपल को क्या कह सकते हैं, ली चैटलर प्रिंसिपल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर अगर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिधर इस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके या कैंसिल आउट किया जा सके। अगर किसी भी रिएक्शन की में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर इस कंसंट्रेशन के चेंज को मिनिमाइज किया जा सके या फिर कैंसिल आउट किया जा सके। अगर किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में, यानी कि इक्विलिब्रियम जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिधर हीट का अब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। और अगर प्रेशर का इफेक्ट देखें तो प्रेशर का इफेक्ट में हम देखेंगे कि जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पर यूनिट आयतन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हमने देखा चेंज इनर्ट गैस के ऐड करने से उस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अगर डेलन का इक्वल टू 0 है, यानी कि किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट की गैसेस मोल और रिएक्टेंट के गैसेस मोल की संख्या अगर इक्वल है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनर्ट गैस को ऐड करने से। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो ये देखा जाता है कि आपने जो इनर्ट गैस ऐड की है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड की है या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड की। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड की है तो इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होगा, उस रिएक्शन का टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड किया है तो कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड करने से उस रिएक्शन में प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या घट जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या घट जाएगी तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या हो, इंक्रीज हो। तो ये था आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। थैंक यू।